करेंसी सिस्टम बेसिकली है क्या और कैसे एक कंट्री और दूसरे कंट्री की करेंसी के दरमियान आपस में वैल्यू सेट की जाती है करेंसी की। तो इस सब को जानने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा करेंसी की हिस्ट्री में, कहां से ये करेंसी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। बेसिकली तो करेंसी एक मीडियम है ट्रेड का। तो पहले के टाइम पे ट्रेड होती थी अनाज और इन चीजों की बेस पे, लेकिन फिर ये इतना कन्वीनियंट नहीं था क्योंकि अनाज और बाकी चीजें स्टोर करना प्रॉब्लम था, क्योंकि ये कुछ अरसे बाद खराब हो जाती हैं। तो फिर इसलिए बाद में गोल्ड इंट्रोड्यूस हुआ और गोल्ड में ट्रेड होना शुरू हुई। लेकिन गोल्ड में ट्रेड करने से भी प्रॉब्लम ये था कि एक गोल्ड की सिक्योरिटी का मसला था, फिर गोल्ड के अंदर मिलावट का एक प्रॉब्लम था, और फिर गोल्ड को लेके एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो इस सब से निपटने के लिए गवर्नमेंट्स ने डिसाइड किया कि तमाम लोग अपना गोल्ड हमें जमा करवा दें और गवर्नमेंट इस गोल्ड की सिक्योरिटी करेगी, और इन रिटर्न गवर्नमेंट्स ने एक प्रॉमिसरी नोट जारी किया, यानी एक रिसीप्ट की तरह का एक प्रॉमिसरी नोट जारी किया कि इस नोट के थ्रू आप आपस में ट्रेड करें। और इस नोट को जब भी आप गवर्नमेंट के पास लेके आएंगे गोल्ड में कन्वर्ट करवाने, तो आपको उस वैल्यू का गोल्ड मिल जाएगा जितना उस प्रॉमिसरी नोट पे प्रॉमिस होगा। और यही जो प्रॉमिसरी नोट था ये आज के टाइम भी पेपर करेंसी में कन्वर्ट हुआ। आज भी हमारे करेंसी नोट के ऊपर स्टेट बैंक के गवर्नर का प्रॉमिस और साइन होते हैं कि इस नोट के बदले में जिसके पास ये नोट होगा उसको इतनी वैल्यू मिलेगी, और इसी प्रॉमिसरी नोट पे हम सारे लोग ट्रस्ट करते हैं और इसी के थ्रू हम लोग ट्रेड करते हैं। अब ये जो गोल्ड हर जगह कैरी करके लेके जाने वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। गोल्ड हर जगह कैरी करने की जरूरत नहीं थी, हम प्रॉमिसरी नोट के थ्रू एक दूसरे से ट्रेड करना शुरू कर दी, और यही तरीका बन गया एक दूसरे से ट्रेड करने का। अब यह तरीका बहुत एफिशिएंट था, लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह था कि स्पेसिफिक कंट्रीज के अंदर रह के तो इसके साथ ट्रेड करना इजी था, लेकिन जब एक कंट्री ने दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करना है तो वो किस तरह करें। फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान और अमेरिका ने ट्रेड करना है और पाकिस्तान अमेरिका से ऑयल खरीदता है और ऑयल के बदले पाकिस्तान अमेरिका को पाकिस्तानी रुपीस देता है, तो वो पाकिस्तानी रुपीस अमेरिका के किस काम के? ना तो वो अमेरिका में चलते हैं और ना उसकी एक्सेप्टेंस है अमेरिका के अंदर, तो अमेरिका के तो पाकिस्तानी रुपीस किसी काम का नहीं। और उस टाइम कोई भी ऐसी एक ग्लोबल करेंसी भी नहीं थी जिसपे तमाम कंट्रीज को भरोसा हो, लेकिन एक अच्छी बात उस वक्त थी कि तमाम कंट्रीज को गोल्ड के ऊपर भरोसा था, और गोल्ड वाहिद ऐसी चीज थी जिसपे तमाम कंट्रीज ट्रस्ट करते थे। लेकिन गोल्ड के अंदर दोबारा फिर वही प्रॉब्लम था कि गोल्ड के अंदर ट्रेड करेंगे कंट्रीज एक दूसरे से, तो फिर इतना ज्यादा गोल्ड एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रांसफर करना, फिर दूसरे कंट्री से तीसरे कंट्री में ट्रांसफर करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो इस प्रॉब्लम से टैकल करने के लिए उस वक्त इंट्रोड्यूस करवाया गया था गोल्ड स्टैंडर्ड। अब गोल्ड स्टैंडर्ड क्या था? गोल्ड स्टैंडर्ड बेसिकली ये था कि तमाम कंट्रीज ने अपनी अपनी करेंसी को गोल्ड की वैल्यू के साथ अटैच कर दिया। गोल्ड की वैल्यू के साथ अटैच करने का क्या मतलब है? अब इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल फर्ज करें अमेरिका ने डिसाइड किया कि 1 ग्राम सोने की कीमत होगी $2। इसी तरह पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि 1 ग्राम सोने की कीमत होगी ₹20। अब ऑटोमेटिकली ₹20 इक्वल हो गए $2 के, और ₹10 इक्वल हो गए $1 के। करेंसी की वैल्यू अटैच कर दी गई गोल्ड के साथ, तो फिर तमाम कंट्रीज के लिए ट्रेड करना इजी हो गया, क्योंकि कंट्रीज को समझ लगी थी कि हम ट्रेड करके जो करेंसी लेके आ रहे हैं इसके बदले में जो स्पेसिफिक वैल्यू है उसको हम गोल्ड के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं। मतलब कंट्रीज को समझ लग गई कि हम ट्रेड करके जो करेंसी दूसरे कंट्री की ला रहे हैं इसको हम जब भी चाहें जाके गोल्ड में कन्वर्ट करवा लेंगे। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम ये था कि कंट्रीज जो ट्रेड करके करेंसी ला रहे हैं उसकी वैल्यू के बराबर अगले कंट्री के पास पता नहीं गोल्ड भी है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान अमेरिका के साथ ट्रेड करता है और ट्रेड के बदले $10 लेके आता है अमेरिका से। अब बाद में जब पाकिस्तान कन्वर्ट करवाने जाता है उन $10 को अमेरिका के पास, तो पता चलता है जी अमेरिका के पास तो इतना गोल्ड ही नहीं है। तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए उस वक्त यह डिसाइड हुआ कि कोई भी कंट्री अपने गोल्ड के रिजर्व से ज्यादा करेंसी नहीं प्रिंट करेगा। हर कंट्री उतनी करेंसी प्रिंट करेगा जितना उसके पास गोल्ड होगा, उतनी वैल्यू के बराबर, यानी उतनी वैल्यू के बराबर करेंसी प्रिंट होगी जितना एक कंट्री के पास गोल्ड रिजर्व्स होंगे। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और इस तरह तमाम कंट्रीज ने आपस के अंदर ट्रेड करना शुरू कर दी करेंसीज के थ्रू, क्योंकि हर कंट्री को समझ लग गई थी कि गोल्ड की वैल्यू सेट हो चुकी है और हम जब भी चाहें जो करेंसी हम लेके आ रहे हैं ट्रेड करके, जब भी चाहें इसको जाके गोल्ड में कन्वर्ट करवा लेंगे। तो ये बहुत एफिशिएंट मेथड बन गया उस वक्त। अब यहाँ तक तो बात आ गई थी गोल्ड स्टैंडर्ड की। अब हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन ये है कि समझा यह जाता है कि गोल्ड स्टैंडर्ड अभी तक राइज है और अभी तक इसी के थ्रू ट्रेड होती है, लेकिन ये सिस्टम बहुत पहले खत्म हो गया था। मैं बताता हूँ कैसे। जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई तो उस वक्त तमाम कंट्रीज ने बड़ा बढ़ चढ़ के वॉर के अंदर हिस्सा लिया, और हर कंट्री ने बल्क के अंदर वेपन्स खरीदना शुरू कर दिए, और सारे कंट्रीज ने गोल्ड की बेसिस पे करेंसी को मीडियम बना के वेपन्स खरीदना शुरू कर दिए। और उस वक्त अमेरिका वाहिद सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था वेपन्स का। अमेरिका धड़ाधड़ वेपन्स बना के तमाम कंट्रीज को बेच रहा था और तमाम कंट्रीज से करेंसी इकट्ठी कर रहा था। अब चूंकि अमेरिका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था वेपन्स का, तो इस वजह से तमाम जो गोल्ड था वो आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा होना शुरू हो गया किसके पास? अमेरिका के पास। अब वर्ल्ड वॉर 1 जब खत्म होती है तो तमाम कंट्रीज इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे थे, क्योंकि सारे कंट्रीज ने अपना जो करेंसी और गोल्ड जो था वो
वेपन्स खरीदने में लगा दिया था। अब कंट्रीज के पास गोल्ड ही नहीं बचा था तो ट्रेड भी नहीं हो रही थी। ट्रेड इस वजह से नहीं हो रही थी, जब गोल्ड ही नहीं बचा तो करेंसी किधर से प्रिंट करें ट्रेड करने के लिए। अभी यही इकोनॉमिक बैटल से कंट्रीज लड़ रहे थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। ये हिस्ट्री की महंगी तरीन वॉर है, क्योंकि इस वक्त तमाम कंट्रीज शदीद तरीन इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे थे और कर्जे में डूबे हुए थे। अमेरिका उस वक्त फिर बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन गया वेपन्स का, और धड़ाधड़ अमेरिका ने वेपन्स एक्सपोर्ट किए, और करते करते एक पॉइंट ये आ गया कि पूरी दुनिया का जो 80% गोल्ड था वो अमेरिका के पास जमा हो गया, सिर्फ और सिर्फ वेपन्स एक्सपोर्ट कर करके। तमाम कंट्रीज ने बड़ी खुशी खुशी वेपन्स लिए अपना गोल्ड और करेंसीज दे के, और अमेरिका के पास पूरी दुनिया का 80% गोल्ड जमा हो गया। अब ऐसी सिचुएशन में गोल्ड स्टैंडर्ड की बेस पे तो ट्रेड करना ही मुश्किल हो गया था। क्यों? क्योंकि सारा जो गोल्ड था वो था अमेरिका के पास, बाकी कंट्रीज अपनी करेंसी किस तरह प्रिंट करें। अब जब गोल्ड किसी के पास है नहीं, करेंसी कोई प्रिंट नहीं कर सकता, तो ट्रेड किस तरह होगी। तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए 1944 में तमाम कंट्रीज इकट्ठे हुए और ब्रिटेन वुड्स मीटिंग के नाम से एक मीटिंग बुलाई गई। अब इस मीटिंग में दो ऑर्गेनाइजेशंस IMF और IBRD, जिसे हम आजकल वर्ल्ड बैंक कहते हैं, ये कायम किए गए, और इनका मकसद ये था कि तमाम कंट्रीज जो कि इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं उनको सपोर्ट करेंगे। फिर जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात इस मीटिंग में डिसाइड हुई वो ये कि तमाम कंट्रीज आपस में ट्रेड करें गोल्ड की बेसिस पे नहीं, US डॉलर्स की बेसिस पे। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि US डॉलर्स की बेसिस पे क्यों? तो इसका जवाब बड़ा सिंपल सा है कि अमेरिका ही उस वक्त वाहिद ऐसा कंट्री था जिसके पास सबसे ज्यादा गोल्ड था, और अमेरिका ही अपने गोल्ड के अकॉर्डिंग डॉलर्स प्रिंट करके पूरी दुनिया में सर्कुलेट कर सकता था, और कोई कंट्री उस वक्त ऐसा था ही नहीं जिसके पास इतना गोल्ड हो। और उसी दिन अमेरिका ने यह भी डिसाइड किया कि कोई भी कंट्री जब भी चाहे इन अमेरिकन डॉलर्स को ला के हमें दे दे और इनके बदले हमारे से गोल्ड ले जाए, और अमेरिका ने 1 आउंस गोल्ड की वैल्यू $35 डिसाइड की। तो इस तरह से अमेरिकन डॉलर्स के अंदर ट्रेड होना शुरू हो गई। अब इससे क्या हुआ? अब इससे हुआ ये कि हर कंट्री तकरीबन किसी ना किसी रिसोर्सेज में रिच है या कोई प्रोडक्शन ऐसी कर रहा है जिसकी बेसिस पे वो ट्रेड कर सकता है। तो तमाम कंट्रीज जो है वो इस इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरने के लिए अपने रिसोर्सेज और अपनी प्रोडक्ट्स की बेस पे ट्रेड करना शुरू कर दिया, और अमेरिकन डॉलर्स के रिजर्व जमा करने शुरू कर दिए। तो अमेरिकन डॉलर हर कंट्री का रिजर्व बन गया, और इसी के थ्रू ट्रेड होना शुरू हो गई, और हर कंट्री के पास जो है वो अमेरिकन डॉलर्स के रिजर्व जमा होते गए। लेकिन फिर हुआ यूं कि फ्रांस और बाकी कंट्रीज ने आहिस्ता आहिस्ता करके इन डॉलर्स के बदले में जाके गोल्ड लेना शुरू कर दिया वापस अमेरिका से। अब यही टाइम गुजर ही रहा था कि अमेरिका और वियतनाम वॉर शुरू हो गई। अब जब अमेरिका वियतनाम वॉर के दरमियान अमेरिका की अपनी इकोनॉमी शदीद तरीन बुरे हालात से गुजर रही थी, तो अमेरिका ने अपने गोल्ड रिजर्व से ज्यादा डॉलर प्रिंट करके पूरी दुनिया में सर्कुलेट करना शुरू कर दिए। अब चूंकि डॉलर ज्यादा प्रिंट कर चुका था अमेरिका, पूरी दुनिया में सर्कुलेट भी कर चुका था, और गोल्ड उसके बदले में कम था, और बाकी कंट्रीज ने गोल्ड एक्सचेंज भी करवाना शुरू कर दिया था। तो उस वक्त इकोनॉमी भी अमेरिका की शदीद तरीन क्राइसिस से गुजर रही थी, गोल्ड रिजर्व्स भी कम हो रहे थे। तो उस वक्त के प्रेसिडेंट जो थे अमेरिका के, रिचर्ड निक्सन, उन्होंने 1971 में ये शर्त जो थी डॉलर और गोल्ड की, ये खत्म कर दी। यानी अब कोई भी कंट्री डॉलर रिजर्व्स की बदले में गोल्ड कन्वर्ट नहीं करवा सकता, और ये बहुत बड़ा शौक था उस वक्त तमाम कंट्रीज के लिए। इसको निक्सन शॉक कहते हैं। इस तरह से उसके बाद डॉलर भी इस शर्त से आजाद हो गया कि इसको गोल्ड के साथ कन्वर्ट किया जा सकता है, और तमाम कंट्रीज दुनिया में फिएट करेंसीज बन गई। ऐसी करेंसीज जो किसी कमोडिटी पे बेस नहीं करती, किसी कोई कमोडिटी जो है वो उसे बैकअप नहीं देती करेंसी को, बल्कि उस वक्त की जो गवर्नमेंट होगी वो ही बैक देगी, और डिमांड एंड सप्लाई पे उसकी वैल्यू सेट होगी। तो इस वक्त पूरी दुनिया में जितने भी करेंसीज हैं कंट्रीज की, वो सारी फिएट करेंसीज हैं। कोई भी करेंसी ऐसी नहीं है जो बैक्ड हो गोल्ड के थ्रू। ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। आज भी लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जो करेंसी है वो गोल्ड से बैक्ड है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की करेंसी यहाँ की गवर्नमेंट और डिमांड एंड सप्लाई की बेस पे चलती है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब गोल्ड की शर्त हट गई, हम जितने भी चाहें करेंसी प्रिंट कर सकते हैं, तो पाकिस्तान इन्फ्लेशन से निपटने के लिए ज्यादा नोट क्यों नहीं प्रिंट करता? तो जैसा मैंने पहले कहा था कि जो फिएट करेंसीज हैं वो डिमांड एंड सप्लाई पे इनकी वैल्यू सेट होती है। तो इसी तरह पाकिस्तान की जो करेंसी है ये भी डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है, और पाकिस्तान में भी जो मार्केट है डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है। इस वजह से अगर पाकिस्तान ज्यादा करेंसी प्रिंट करेगा तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेंगी चीजों की, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें कि आपके पास एक पुरानी सेकंड हैंड कार है, और आप डिसाइड करते हैं कि मैं 10 लाख में इसको सेल करना है। इधर आप डिसाइड करते हैं 10 लाख में मैंने सेल करना है, इधर आपके दरवाजे में 1000 बंदा आ जाता है 10 लाख में ये गाड़ी खरीदने के लिए। अब आप देखते हैं कि 10 लाख मैंने प्राइस सेट की है गाड़ी की, 1000 बंदा इकट्ठा हो गया, मैं तो हर बंदे को नहीं दे सकता। तो आप क्या करेंगे? आप प्राइस बढ़ाएंगे अपनी गाड़ी की, ताकि 1000 बंदा जो है वो कम हो। तो आप प्राइस कर देते हैं 15 लाख।
अब जब आप 15 लाख करते हैं, 1000 में से 800 बंदा चला जाता है, 200 बंदा फिर रह जाता है 15 लाख में खरीदने के लिए गाड़ी। आप फिर क्या करते हैं, प्राइस बढ़ाते रहते हैं तब तक जब तक एक बंदा रह जाएगा उस गाड़ी को खरीदने के लिए। मतलब आपकी सप्लाई के हिसाब से आपके पास गाड़ी एक है तो एक बंदा रह जाएगा गाड़ी खरीदने वाला। आप तब तक इंक्रीज करते रहेंगे प्राइस जब तक एक बंदा रह जाएगा। तो इसको इकोनॉमी की जुबान में कहा जाता है डिमांड एंड सप्लाई। फॉर एग्जांपल, अगर आप कभी सब्जी की दुकान पे जाएं और देखें कि टमाटर का रेट प्याज से ज्यादा है, अब इसका यह मतलब नहीं है कि टमाटर को प्याज से ज्यादा अच्छी सब्जी है या खूबसूरत सब्जी है इस वजह से टमाटर का रेट ज्यादा है, बल्कि इसकी रीजन ये है कि टमाटर की उस वक्त डिमांड बहुत ज्यादा है, उसकी सप्लाई कम है। इस वजह से जो टमाटर प्रोडक्ट की जो मार्केट है उसने टमाटर की प्राइस ज्यादा कर दी है अकॉर्डिंग टू इट्स डिमांड। जैसे चिलगोजा है, अब यहाँ पे बहुत सारी मीम्स भी आपने देखी होंगी कि चिलगोजा बड़ा महंगा है, और भी रीजन होंगी इसकी, लेकिन इसकी एक बेसिक सिंपल रीजन चिलगोजे के महंगे होने की ये है कि इसकी सप्लाई बहुत लिमिटेड है, थोड़ी सी सप्लाई है इसकी, जबकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से जो चिलगोजे की मार्केट है वो चिलगोजे की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई सेट करती है ताकि इसकी सप्लाई के अकॉर्डिंग इसकी डिमांड पूरी की जा सके। अब अगर चिलगोजे की प्राइस ही बड़ी सस्ती हो तो हर बंदा लेने पहुंच जाए तो चिलगोजे की सप्लाई किस तरह पूरी करेंगे। सेम इसी तरह हमारे यहाँ भी सप्लाई एंड डिमांड की वजह से हम ज्यादा नोट्स नहीं प्रिंट कर सकते। लेट्स सपोज एक कंपनी 100 मोबाइल बनाती है हजार रुपए के। अब जिसके पास पैसे होंगे वो जाके वो मोबाइल खरीद लेगा और जिसके पास नहीं होंगे वो कोई और छोटा सस्ता मोबाइल लेगा। अब एक दिन अचानक ये होता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट डिसाइड कर दी है कि जी तुम ज्यादा नोट प्रिंट करो और लोगों में बांट दो। ठीक है जी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ज्यादा नोट प्रिंट किए, लोगों में बांट दिए। अब हर किसी के पास पैसे आ गए, अब लोग इकट्ठे हुए चले गए उस मोबाइल कंपनी के पास हजार रुपए लेके कि जी हमें ये मोबाइल दो। अब कंपनी की सप्लाई तो लिमिटेड है, अब वो अपनी सप्लाई को पूरा करने के लिए डिमांड के अकॉर्डिंग उसकी प्राइस फिर बढ़ा देंगे मोबाइल की, और तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक उनकी सप्लाई, यानी जितने वो मोबाइल बना रहे, जैसे मैंने बताया 100 मोबाइल बना रहे हैं, तो जब तक 100 बंदा रह जाएगा मार्केट के अंदर मोबाइल खरीदने वाला तब तक वो कंपनी प्राइस इंक्रीज करती रहेगी। तो ये रीजन है कि अगर पाकिस्तान आज डिसाइड कर ले कि मैंने बहुत ज्यादा नोट प्रिंट करके लोगों में बांट देने हैं तो इससे कोई गुर्बत में फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे महंगाई बढ़ेगी और कोई 1% भी फायदा नहीं होगा। बल्कि एक और नुकसान इसका ये होगा कि महंगाई जब बढ़ेगी तो आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम आएगा कि इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी, और इन्फ्लेशन बढ़ने से ये होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर 5% इन्फ्लेशन है तो आने वाले दिनों में जो आपका 100 रुपया था उसकी वैल्यू 95 रुपए के इक्वल रह जाएगी। ज्यादा नोट्स प्रिंट करने का नुकसान है, फायदा नहीं है। इस वजह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती। असल फायदा तब है जब हमारे रिसोर्सेज और एक्सपोर्ट ज्यादा होंगी, तब पाकिस्तानी गवर्नमेंट को फायदा है, वरना नोट प्रिंट करने से उल्टा नुकसान है। एक दफा जिम्बाब्वे ने इसी तरह किया था और उस वक्त उसका ड्रॉबैक ये आया था कि लोग बोरियां भर भर के नोटों की सब्जी की दुकान में सब्जी खरीदने जाते थे। ये कंडीशन आ गई थी वहां पे।